चलिए भाई आ जाओ फटाफट बेटा मेरे साथ, जल्दी से जल्दी से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लिखेंगे बेटा हमारा जो यूनिट है, आप अपनी बुक में जाओगे तो आपके हिसाब से ये यूनिट नंबर 7 होगा, बट हमने क्योंकि माइक्रो मैक्रो अलग करा था तो हम मैक्रो के हिसाब से चलेंगे। अभी हमने नेशनल इनकम करा नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, राइट? तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली दिस इज माय यूनिट नंबर 2 एंड आपकी जो यूनिट नंबर 2 है बेटा उसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। और ये पब्लिक फाइनेंस जो है ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन ऑफ गवर्नमेंट बजट है। क्या है? एक्सट्रीम वर्जन ऑफ। क्या आपने 12th क्लास में गवर्नमेंट बजट पढ़ा था बेटा? है ना? तो आपने जो गवर्नमेंट बजट पढ़ा था ना, वो गवर्नमेंट बजट बस पूरे बजट का एक छोटा सा एलिमेंट है। जो हमने पढ़ा था ना, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। 4 ऑब्जेक्टिव: रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट? ये सारी चीजें बस एक बजट की ग्लिम्स थे, छोटा सा पार्ट है। अब हमें ना गवर्नमेंट बजट को बहुत एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ना है और हमें पढ़ना है कि सरकार जो है ना वो इकोनॉमी में किस किस तरीके से इंटरवीन करती है, सरकार क्या क्या स्टेप्स लेती है इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम अचीव करवाने में। डिमांड सप्लाई अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन लाती है, गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, बजट कैसे बनता है, बजट के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम पढ़ने वाले। ठीक है? तो ये जो पब्लिक फाइनेंस का यूनिट है इसके अंदर बेटा आपको ना हेडिंग डालना सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अभी आप ये नोट करते रह रहे हो, इसके आगे आपको कुछ नहीं नोट करना, नोट्स मैंने आपके लिए बना दिए, सारा हम अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से मैं अंडरलाइन करता चलूंगा। पीडीएफ फाइल आपको क्लास एंड होते ही ग्रुप में आ जाएगी और अगली क्लास आने से पहले मुझे ये 6-7 पेजेस जितने भी है ये नोट्स चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, मैं अगली क्लास बैठने नहीं दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर ये मुझे नोट नहीं मिले फिर बाद में बोलना मत सर ऐसा नहीं वैसे नहीं। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगली क्लास अगर ये 6-7 पेजेस नोट होंगे तो आप आएंगे अगली क्लास में बैठेंगे, अदरवाइज आप नहीं बैठने दूंगा मैं अगली क्लास किसी को भी। तो प्लीज नोट्स बनाकर आइएगा क्योंकि मैंने रात भर बैठ के बनाए थे। हेडिंग डालो बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब इसमें ना वैसे तो इंटर वाला ही है, लेकिन जब मैंने बहुत अच्छे से देखा तो थोड़े से टॉपिक्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो गई है। मतलब टॉपिक सारे हैं लेकिन जो इंटेंसिटी है ना टॉपिक की वो कम कम कर दी है इन्होंने। दूसरी बात, एक छोटा सा चेंज और कर दिया इन्होंने, थर्ड यूनिट और सेकंड यूनिट को थोड़ा इंटरचेंज करा है। तो मैं बताता हूँ बेटा, इसमें आपको ना 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है फिस्कल फंक्शन। ओवरव्यू, सबसे पहला चैप्टर दैट इज फिस्कल फंक्शन ओवरव्यू। कॉमा करके, ये इंटर में नहीं था, इंटर में बस इतना ही था, ये ऐड हुआ है नया पार्ट, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। और ये लास्ट के 2 पेज में आपको दिखेगा, पूरे 20-25 पेज जो है जो बुक में है वो पूरे उसके लास्ट के 2 पेज में सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस में थोड़ा बताया कि हमारी ना गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। आपने बचपन में ना एसएसटी में पढ़ा होगा, आपको पता है ना इंडिया में फेडरलिज्म चलता है, मतलब 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर होती है और एक स्टेट, और दोनों में से कौन ऊपर है कौन नीचे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के स्पेसिफिक रोल होते हैं, दोनों का अपना अपना दायरा है, उस दायरे में कुछ जगह पे स्टेट ज्यादा पावरफुल है, कुछ जगह सेंट्रल। तो इस सिस्टम को फेडरलिज्म बोलते हैं और इसी के बेसिस पे 2-3 पेज लिखवाए हुए। ठीक है? तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे डील करना है। वो तो बेटा बॉडी अथॉरिटीज होती है एमसीडीज वगैरह, उनको वो तो छोटे लेवल पे, गवर्नमेंट थोड़ी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेकंड जो चैप्टर बेटा, सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसमें वो है मार्केट फेलियर। अब इंटर में इतना ही था, मार्केट फेलियर बस खत्म। और इंटर में थर्ड चैप्टर जो था आपके फाउंडेशन में सेकंड और थर्ड को एक कर दिया और टॉपिक्स को छोटा 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 कर दिया, इंटेंसिटी टॉपिक्स की कम कर दी। तो आपका चैप्टर जो है वो बन गया मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस टू करेक्ट मार्केट फेलियर। ये इंटर में यूनिट 2 और यूनिट 3 होती थी, अब फाउंडेशन में यूनिट 2 और 3 को कंबाइन करके 2 बना दिया, चैप्टर 2 बना दिया। और फाउंडेशन में बेटा चैप्टर 3 ये आपके लिए 100% नया, ये इंटर में नहीं था लेकिन आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी 12th में, जो 12th का बजट पढ़ा था ना
वो बस थर्ड चैप्टर है, पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, थोड़े टॉपिक्स नहीं होंगे, बस 2-4। और वो क्या है? बजट मेकिंग, और लास्ट फोर्थ है, ये सेम इंटर का ये फोर्थ चैप्टर, फिस्कल पॉलिसी। तो ये आपके 4 चैप्टर्स हैं जो आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं। चैप्टर 1 बिल्कुल सेम है, बस एक इंटर से एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, लास्ट के 1 या 2 पेज लिखवाए हुए थ्योरी के। फिर सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है, मतलब ये सेकंड पूरा जो है, ये इंटर में सेकंड और थर्ड होता था, अब ये कंबाइंड हो गया। थर्ड वाला चैप्टर आपका 12th वाला गवर्नमेंट बजट है, वो नया ऐड हो गया है। और फोर्थ वाला फिस्कल पॉलिसी है, एज इट इज इंटर वाला है। बस टॉपिक्स की इंटेंसिटी कम कर दी है, जहां पहले एक एक टॉपिक 2-2 पेज का होता था, एक एक टॉपिक को आधा-आधा पेज बना दिया है। तो बहुत सही है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हेडिंग डाल, सॉरी आपने तो डाल दी। आज हमें पढ़ना है बेटा फिस्कल फंक्शंस। क्या पढ़ना है? फिस्कल फंक्शंस। अब मैं समझाता हूँ ये क्या होता है, ध्यान से समझना। बहुत ही प्यारा और इजी सा टॉपिक है, कोई लफड़े नहीं है, कोई चिक नहीं है, बहुत इजी है। सुनो पहले ध्यान से बेटा। गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो वो इकोनॉमी को परफॉर्म करके देती है, राइट? अब ये जो फंक्शंस है, इन्हीं को बोलते हैं फिस्कल फंक्शन। मतलब जहां पे भी वर्ड फिस्कल का मतलब क्या होता है? फिस्कल का मतलब ही होता है गवर्नमेंट। जैसे फिस्कल पॉलिसी है, इसका मतलब कौन सी पॉलिसी? गवर्नमेंट की पॉलिसी। फिस्कल फंक्शन का मतलब गवर्नमेंट के फंक्शन। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, आपको पता होगा, हमारी जो इकोनॉमी है ना, मैं आपको पहले बेस समझा रहा हूँ। आपने बचपन में पढ़ा है अभी माइक्रो में कि इकोनॉमी जो होती है उसमें क्या होता है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर, और हमेशा हर इकोनॉमी में देयर इज स्कैर्सिटी। हर जगह स्कैर्सिटी है। क्या सिर्फ इंडिया में है? हर जगह है। किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन में स्कैर्सिटी होगी। वांट्स आर ज्यादा, रिसोर्सेज आर कम। और ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार लिमिटेड रिसोर्सेज को अंडर या ओवर यूटिलाइज करेगी या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेगी, तो बेटा अपनी इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो सकती है ना? जैसे मान लो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, या जितनी रिक्वायरमेंट उससे कम प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो गवर्नमेंट को ना सारी चीजों के लिए, हर चीज को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी में 3 फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। कितने फंक्शन? 3 फंक्शन। एक पर्सन थे रिचर्ड मस्ग्रेव, उन्होंने अपनी बुक में यही मेंशन करा है कि एक गवर्नमेंट को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसमें से जो 3 मेजर फंक्शन है वो आपको इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने हैं। और उन्हीं फंक्शंस को क्या बोलते हैं? फिस्कल फंक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? फिस्कल फंक्शन। तो चैप्टर समझ आया 1? चैप्टर 1 में हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि सरकार इकोनॉमी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, और वो देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, सरकार उनमें कैसे करती है। ठीक है? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट करा फिस्कल फंक्शन। अब इसमें सबसे पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है? बेसिक्स। पहला टॉपिक क्या है? और ये जो बेसिक का टॉपिक है ये हम यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे सीधा। 1 मिनट देना यार, पेन को लेकर लो। हाँ जी, ये बेसिक्स है। उससे पहले बेटा फिस्कल फंक्शन याद रखना, 1 मार्क में एमसीक्यू आएगा। रिचर्ड मस्ग्रेव, नाम क्या बेटा? रिचर्ड मस्ग्रेव। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन द ईयर 1950। और रिचर्ड मस्ग्रेव ने बताया था कि किसी भी गवर्नमेंट के 3 बेसिक फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 3 बेसिक फंक्शन। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं मल्टीपल, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है वो 3 है। और इन्हीं 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? फिश फंक्शन। अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होते हैं माइक्रो फंक्शन, एक होते हैं मैक्रो फंक्शन। माइक्रो फंक्शन में गवर्नमेंट के 2 काम होते हैं। पहला अलोकेशन फंक्शन और रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये दोनों कौन से वाले हैं? माइक्रो। और मैक्रो में क्या है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ठीक है? तो जो 2 पहले वाले अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये समवेयर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स है। और जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन होता है वो इंडिविजुअल का नहीं होता, वो होल ऑफ द इकोनॉमी का एज अ होल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ना पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। हम पहले चैप्टर नंबर 1 में फिस्कल फंक्शन में हम 3 फंक्शन गिवन बाय रिचर्ड मस्ग्रेव पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट के होने चाहिए। पहला फंक्शन क्या है? अलोकेशन फंक्शन।
क्या आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ा था 12th में? आपको पॉइंट याद है? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद आपने एक पॉइंट बताया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वो ये रहा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और उसके बाद हमने पढ़ा था मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो ये रहा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो आपने 12th में इनका ग्लिम्स लिया था वैसे कि भाई ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं गवर्नमेंट बनाती है, ये फंक्शन होते हैं। लेकिन अब हमें बहुत इन डेप्थ पढ़ने हैं। पहले अलोकेशन, फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन, फिर स्टेबलाइजेशन। पहले बताओ इतना समझ आया? एक बार रिपीट करें फिर से। बेटा मैंने बताया चैप्टर चल रहा है पब्लिक फाइनेंस, इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? फिस्कल फंक्शन। फिस्कल फंक्शन बेसिकली क्या है बेटा? रिचर्ड मस्ग्रेव ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 में बताया कि एक सरकार को इकोनॉमी में थोड़ा इंटरवीन करना होता है और 3 बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। और भी करती है, बिल्कुल करती है, बहुत सारी चीजें करती है, बट 3 बेसिक है जो रिचर्ड मस्ग्रेव ने बताया अपनी बुक में। सबसे पहले माइक्रो फंक्शन में 2 आते हैं, अलोकेशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और मैक्रो में कौन से आते हैं? स्टेबलाइज। और इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में हमें इन्हीं 3 फंक्शंस को डील करना है। आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना इजी, इतना सिंपल है ना, कोई पंगे नहीं है। इंटर में ना ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट पता है क्यों होता था? क्योंकि चैप्टर बड़ा लंबा है और इंटर में आती थी थ्योरी सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आपको तो याद करना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, आपको वो सारे ब्रीफिंग लेने, ऑप्शन लाएंगे और ऑप्शन को टिक करना है। तो ये ना बहुत इजी बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चैप्टर, चैप्टर बड़ा इजी है। क्लियर है? चलो अब रिचर्ड मस्ग्रेव के फंक्शन पे जाने से पहले हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं एक बार। तो बेसिक्स में क्या क्या बताया एक बार देखते हैं। आपको बेसिक्स में क्या बोला है देखना जरा। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है बेटा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू सैटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी। मैंने बताया था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो उस अनलिमिटेड वांट्स को अचीव करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे अलोकेशन करना है प्रॉपर्ली, कहां पे रिसोर्सेज लगाने कहां पे नहीं लगाने, बेटा उसकी पढ़ाई को क्या बोलते थे? इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है द रिसोर्सेज अवेलेबल टू एनी सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट्स इट्स मेंबर डिजायर टू हैव। ये तो हमें पता है कि भाई जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज है वो इतने नहीं होंगे कि सारे गुड्स एंड सर्विस आप प्रोड्यूस कर पाओ भाई, क्योंकि डिमांड तो बहुत ही ज्यादा है इकोनॉमी की और हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम सबको बना पाए। पॉइंट नंबर 3 an economic system should exist to answer the basic questions such as what to produce। पढ़ा है बेटा आपने अपने सब। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, सारे गुड्स एंड सर्विस तो बन नहीं सकते, तो हमें ना डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, याद है आपको टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन देखते थे। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें किसके लिए प्रोड्यूस करे भाई। अगर गवर्नमेंट ने एलोकेशन गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, अमीर को अमीर बना दिया और गरीब को और गरीब कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो एज अ गवर्नमेंट आपको ना बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है क्योंकि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज आर स्केर्स। तो आपको व्हाट टू प्रोड्यूस देखना पड़ेगा, हाउ देखना पड़ेगा, फॉर हूम, एंड इसके साथ साथ हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट टू एंश्योर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। मतलब याद है आपको प्रोविजन रखने होते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अबे भैया ऐसे मत कर देना कि आज आप रिसोर्सेज को दबा के यूज कर रहे हो ताकि आने वाली जनरेशन के लिए यूज रिसोर्सेज बचे ही ना। तो आपको कुछ रिसोर्सेज को सेट अपार्ट रखना है ताकि फ्यूचर की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी बची रहे। क्लियर है? तो यहाँ पे ना बस बेसिक बातें बताइए आपको इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्या नहीं क्या नहीं। अब यही सब करने के लिए, क्योंकि नया जी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो अगर आप गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं लोगे, मतलब मान लो आपने फ्री छोड़ दिया इकोनॉमी को, कैसे छोड़ दिया? फ्री छोड़ने का मतलब सारे लोग प्राइवेट ही प्राइवेट है, तो बेटा वो तो रिसोर्सेज का भूत बना देंगे। वो तो जहां प्रॉफिट दिखेगा वहां पे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज कर लेंगे। और जहां पे वेलफेयर की बात है, जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं, तो जिन चीजों से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो तो मैं बनाऊंगा, जैसे लिकर, सिगरेट दबा के। और जिनसे मुझे फायदा नहीं हो रहा, जैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए, कोई मान लो मैंने एजुकेशन सेक्टर है, कोई हॉस्पिटल है, मतलब अगर मैं वेलफेयर पर्सपेक्टिव से पब्लिक पार्क्स, पब्लिक रोड्स, जहां पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा, प्राइवेट तो वो बनाएगा ही नहीं ना। प्राइवेट तो क्या बनाएगा? जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर ना गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी बीच में, तो ना कुछ गुड्स का हो जाएगा ओवर प्रोडक्शन, जैसे सिगरेट, लिकर, इन सब का। और कुछ पब्लिक पार्क्स, पब्लिक रोड्स, इनका क्या होगा? अंडर प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है ताकि एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन हो पाए और कुछ गुड्स का ओवर या अंडर प्रोडक्शन ना हो। समझ आए? क्लियर एकदम? तो अब बेसिक्स तो बस यही है, हमें मेन जो पढ़ना है
बेटा वो पढ़ने हैं रिचर्ड मसग्रेव के 3 बेसिक फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जिन्हें क्या बोलते हैं, फिस्कल फंक्शन। 2 माइक्रो के हैं, 1 मैक्रो का है। माइक्रो में 2 आते हैं, अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और वहां पे क्या है, कितना समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्की बात? केशव भाई क्लियर है? पक्का? कार्तिक? अब एक और पॉइंट बच गया था, ये भी आपको बताया, बेसिक पॉइंट में ही है बेटा। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, पढ़ाया आपको, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट होती है जो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है, डिमांड सप्लाई, जिसे बोलते थे प्राइस मैकेनिज्म। सोशलिस्ट में क्या प्राइस मैकेनिज्म लगता था? नहीं, वहां तो सारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? और मिक्स में गवर्नमेंट और प्राइस मैकेनिज्म दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। कुछ कुछ जगह पे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और कुछ कुछ जगह पे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब आप देखो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अलोकेशन फंक्शन। उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, अलोकेशन के बाद ये आ गया रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसके बाद क्या आ गया, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। चैप्टर खत्म। ठीक है, तो 2-2 पेज के 3 फंक्शन, 6 पेज होंगे, 6-7 पेज मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अब बेटा सबसे पहले ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूं अलोकेशन फंक्शन। बेटा अलोकेशन फंक्शन ना प्रॉब्लम को डील करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अलोकेशन फंक्शन प्रॉब्लम को डील करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ क्या होगी, अंडर या ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अंडर और ओवर प्रोडक्शन को बोलते हैं मार्केट फेलियर। क्या बोलते हैं? आप देखो चैप्टर नंबर 2 याद है आपको, चैप्टर नंबर 2 ना मार्केट फेलियर। क्वेश्चन आएंगे दबा के इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्केट फेलियर। में अभी बताता हूं थोड़ा सा, वैसे मुझे पढ़ाना है अगली क्लास में। मार्केट फेलियर का मतलब होता है जब गवर्नमेंट इंटरफेयर इकोनॉमी में अगर नहीं करी, मान लो मतलब इकोनॉमी को फ्री छोड़ा है प्राइवेट प्लेयर्स को, तो मार्केट फेलियर होने का खतरा हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर प्रॉफिट के लिए कुछ गुड्स का तो ओवर प्रोडक्शन कर देगा जो उसे फायदा दे रही है, और जो वेलफेयर के लिए है फायदा नहीं दे रही, उनका क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन। समझ रहे हो? तो जब इकोनॉमी में जितने गुड्स सप्लाई करे हैं और जितनी गुड्स की डिमांड है वो मिसमैच हो जाती है ड्यू टू अंडर या ओवर प्रोडक्शन, तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, मार्केट फेलियर। तो अलोकेशन फंक्शन का ना यही काम है कि वो इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो, सारे कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस बने। मतलब इकोनॉमी में अगर प्रॉफिट के लिए गुड्स बन रहे हैं तो भाई पब्लिक पार्क और पब्लिक रोड भी बने सही से, समझ रहे हो, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो और अंडर या ओवर प्रोडक्शन ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि हर बंदा जो है प्रॉफिट के लिए गाड़ियां या कुछ और ही बना रहा है, लिकर वगैरह, और पार्क और हॉस्पिटल और एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो उसे बैलेंस रखना। अब देखो रीड करेंगे आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा। फंक्शन नंबर 1 है एलोकेशन फंक्शन, ध्यान से देखना। पहले बता रहे हैं मीनिंग क्या है, क्या क्या पॉइंट है। मतलब इसमें क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट, सीधा यही क्वेश्चन आता था इंटर में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलोकेशन फंक्शन। अब क्या होता है देखो, कह रहा है इट एम्स टू करेक्ट द सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। हाँ, ये इसका एम होता है कि इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी ना हो, सही से गुड्स प्रोड्यूस हो, सही क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस हो, सही तरीके से गुड्स प्रोड्यूस हो। इन इफ अ मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, बेटा ये लाइन ना याद रखना है, बार बार रिपीट होगी। इफ अ मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, और इसका मतलब है आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी है, प्राइवेट। गवर्नमेंट पीछे हाथ करके खड़ा है और सब प्राइवेट संभाल रहा है, ये तो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। इफ अ मार्केट lives left itself it leads to inefficiency and misallocation of society's scarce resource, क्योंकि प्राइवेट तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा और वो रिसोर्स को वहीं पर ही एलोकेट करेगा जहां पे प्रॉफिट क्या है, ज्यादा। तो उन गुड्स का तो ओवर प्रोडक्शन हो गया, और वो रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करेगा उस जगह पे जहां पे प्रॉफिट क्या है, कम। जैसे पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक पार्क्स, और उन गुड्स का क्या हो जाएगा, अंडर प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं अगर हमने मार्केट को अकेले छोड़ दिया अपने हाल पे, ठीक है, तो बेटा उस केस में क्या होगा, मार्केट में इनएफिशिएंसी आएगी और देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्स। तो यहाँ पे पॉइंट, ये फंक्शन यही है, अलोकेशन फंक्शन ये बताता है कि सरकार को प्राइवेट के हाथ में सब कुछ नहीं देना, उसे बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा और उसे प्रॉपर एफिशिएंट और सही तरीके से रिसोर्स को अलोकेट करना पड़ेगा,
ताकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक बैलेंस्ड वे में प्रोड्यूस हो, क्योंकि प्राइवेट को छोड़ोगे तो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन होगी, उसकी वजह से इकोनॉमी में हो जाएगा मार्केट फेलियर। क्या हो जाएगा? मार्केट फेलियर। ठीक है, तो यहां पे यही बोला है, इफ अ मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड मिस allocation of society's scarce resource. Thus, market failure provides a rationale for government allocative function. तो मार्केट फेलियर ना हो पाए इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? अलोकेटिव फंक्शन। तो पहले चीज पता क्या की, मार्केट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए सरकार को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए? अलोकेटिव फंक्शन। मतलब वो इंटरवीन करके रिसोर्सेज को खुद अलोकेट करेगी कि भाई इतने रिसोर्स से ये प्रोडक्शन होगा, इतने रिसोर्स से ये प्रोडक्शन होगा, ताकि प्रोडक्शन बैलेंस हो और ओवर अंडर प्रोडक्शन ना हो, ताकि मार्केट फेलियर ना हो। समझ आया पॉइंट? चलो ठीक है, ये मल्टीपल टाइम रीड करोगे आ जाएगा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, आपको सिर्फ थॉरो रीडिंग करनी है 3-4 टाइम्स, दैट्स इट। कोई लॉजिक नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पूरी थ्योरी चैप्टर है, पूरा थ्योरी, सिवाय थर्ड यूनिट में बीच में एक आधा न्यूमेरिकल आएगा, बाकी पूरा थ्योरी है। अभी आप पढ़ोगे देखोगे। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कह रहा है अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है उसका एब्सेंस है, मतलब प्राइवेट प्लेयर फ्री है, तो उससे क्या होगा? इन रिसोर्स एलोकेशन में लीड टू अंडर प्रोडक्शन और ऑफ सर्टेन गुड्स। जैसे अंडर प्रोडक्शन पता है किसका होगा? वेलफेयर वालों का। कोई रोड नहीं बन रही क्योंकि उससे बेनिफिट नहीं आ रहा ना, कोई पब्लिक पार्क नहीं बन रही, कोई फ्री एजुकेशन हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं बनेंगे। और अंडर ओवर प्रोडक्शन किसका होगा? डीमेरिट गुड्स। क्या बोलते हो उन्हें? जो हो सकता है सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, लेकिन वो दबा के बनाएंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। सिगरेट लिकर में गवर्नमेंट अब इंटरवीन कैसे करती है? सिगरेट लिकर इन सब चीजों में सरकार टैक्सेस लगा देगी ज्यादा, ताकि अंडर प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर पाए। और जो ऐसी चीजें है वो या तो सरकार इंसेंटिव देगी, सब्सिडीज देगी, या फिर पब्लिक पार्क और हेल्थ एजुकेशन को सरकार खुद डायरेक्टली ही प्रोड्यूस कर लेगी। जैसे आप देखोगे ना एम्स वगैरह, वो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने खुद ही बना दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है फ्री में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बना सकता, तो सरकार ना इंटरवीन करती है। तो ये बोल रहा है कि अगर सरकार ने एलोकेशन फंक्शन में इंटरवीन नहीं करा तो क्या होगा? अंडर या ओवर प्रोडक्शन। इट डिटरमाइंस, ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी। समझ आया? तो बेटा ये था अलोकेशन फंक्शन। ठीक है, थोड़ा फोकस रखना, पूरा कंप्लीट थ्योरी है। अगर आप बहुत ऐसे रीडिंग वर्जन में जाओगे तो बहुत ना जल्दी डाइवर्ट हो जाएगा माइंड, इधर उधर रहोगे। गौरव भाई थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा इसके लिए। देव भाई ने भी बिल्कुल घर वाली बात बना रखी है। यार पीछे ही होगा, यहाँ तो नहीं। ये तो प्रोजेक्टर का। ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ, वापस से रिपीट करो, वापस से रिपीट करो बेटा। आज आज जल्दी से वापस से रिपीट करना। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में 4 चैप्टर है। आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा जिसका नाम क्या है? फिस्कल फंक्शन। अब फिस्कल फंक्शन में याद क्या रखना है बेटा? रिचर्ड मस्ग्रेव। कौन था? रिचर्ड। इन्होंने अपनी द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 बुक लिखी, और उस बुक में इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को 3 बेसिक फंक्शन अपने परफॉर्म करने होते हैं, और इन्हीं फंक्शन को क्या बोलते हैं? फिस्कल फंक्शन। फिस्कल फंक्शन मतलब होता है गवर्नमेंट के फंक्शन। इसमें 2 फंक्शन थे, कुछ माइक्रो और कुछ मैक्रो। माइक्रो में 2 आते हैं, अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और मैक्रो में स्टेबलाइजेशन। हमने सबसे पहले स्टार्ट करा विद अलोकेशन फंक्शन। अब मैंने बताया बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखो यार, अगर आपने मार्केट को अपने पे छोड़ दिया, मतलब प्राइवेट प्लेयर के हाथों दे दिया, तो वो रिसोर्सेज का इनएफिशिएंटली यूज करेगा, वो रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ गुड्स का ओवर या अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, विच लीड्स टू मार्केट फेलियर। विच लीड्स टू, तो अलोकेशन फंक्शन कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट आके इंटरवीन करे। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, रिसोर्सेज का एफिशिएंट और अलोकेशन प्रॉपरली करेगी, ताकि दोनों टाइप के गुड, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो, वो बैलेंस वे में प्रोड्यूस हो, और इकोनॉमी में अंडर ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम ना हो, यानी इकोनॉमी में मार्केट फ्लेयर ना हो। क्लियर है? तो ये है गवर्नमेंट का पहला फंक्शन विच इज कॉल्ड अलोकेशन फंक्शन। समझ आया? पक्का? अब देखो, हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? बेटा ऐसे नहीं होता।
गवर्नमेंट का काम नहीं, गवर्नमेंट का तो काम ही बेटा एनपीओ है ना। गवर्नमेंट बॉडी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो ही नहीं सकती। हाँ, उस प्रोसेस में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अच्छी चीज है। हाँ, प्रॉफिट आ रहा है तो अच्छी चीज है, क्योंकि वो प्रॉफिट को वो यूटिलाइज करेगी फर्दर पुअर क्लास के लिए। तो गवर्नमेंट का एम, मोटिव कभी प्रॉफिट नहीं होगा। जब उसने एम्स हॉस्पिटल बनाया होगा तो सरकार को ये था कि पैसे कमाएंगे दबा के, नहीं। हाँ, इस प्रोसेस में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अच्छी बात है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को ना रिजॉइन करो, 1 मिनट देना भाई बस। बातें नहीं भाई, फोकस फोकस प्लीज फोकस। ये चैप्टर में फोकस नहीं रखा तो चैप्टर बिखर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, दिमाग से जाएगा नहीं। सुन लो भाई, बातें कम। अब आ जाओ नेक्स्ट। मीनिंग हो गया क्लियर एलोकेशन का? हाँ, बोल बोल। डिमांड को नहीं 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 नहीं, इसमें बेसिकली क्या है भाई, जिन गुड्स की डिमांड हो रही है हर वैरायटी की, कोशिश करना है कि हमें बैलेंस वे में हर गुड प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं करना कि जो रिच डिमांड कर रहा है वो तो तू बनाए जा रहा है प्राइवेट से, और जो पुअर की है उसकी डिमांड को सुन ही नहीं रहा। तो इस प्रॉब्लम के लिए अपने रिसोर्सेज को ना हर जगह यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस वे में प्रोडक्शन हो, ओवर अंडर प्रोडक्शन हो। ये मतलब है इसका। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग आओ, जल्दी से जल्दी से। बेटा नेक्स्ट हेडिंग में बोल रहा है प्रॉब्लम। बेटा क्या है, वर्ड क्या है? आपको हाईलाइटर दिख रहा है ना? नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉब्लम या चैलेंजेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। अब आपने बोला सर सर रिसोर्स एलोकेशन कर दो ना, बढ़िया तो है, ऐसे यहां दे दो रिसोर्स वहां दे दो। बेटा इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारी ना रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम आती है, ओवर अंडर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम होती है। और वो क्यों होती है, अब हम उसकी रीजन देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम या चैलेंजेस, या इसका एक और बोल सकते हैं मार्केट फेलियर होने के क्या क्या रीजन है। तो मार्केट फेलियर ड्यू टू इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अकर ड्यू टू क्या, पहला पहला पॉइंट है इम्परफेक्ट कंपटीशन और प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर। बेटा ये हमें चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या वर्ड, मोनोपोली पावर। बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट में भी कहीं कहीं जगह पे क्या क्रिएट होती है, थोड़ी मोनोपोली, कहीं की जगह पे हो जाती है कभी कभार। अब सुनो, मोनोपोली ना सबसे बड़ा कॉज है, मोनोपोली पावर मार्केट फेलियर का, अंडर ओवर प्रोडक्शन का। ये जो मोनोपोली वाले ना, ये जानबूझ के प्रोडक्शन जो है अंडर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल की कहीं ना कहीं एक मोनोपोली है फोन्स में, डोमिनेट तो करता है बड़े नेक्स्ट लेवल पे। अब एप्पल जब भी नया फोन लॉन्च करता है, इतना पैसा है एप्पल के पास, आपको लगता है कि वो फोन नहीं बना सकता? बना सकता है। लेकिन अगर आईफोन 16 लॉन्च हो रहा है सितंबर में, नवंबर दिसंबर तक तो अनअवेलेबल रहेगा, स्टॉक आउट रहेगा, लंबी लंबी लाइनें लगी होगी। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के अंडर प्रोड्यूस करता है, ताकि इकोनॉमी में गुड्स की डिमांड, जो सप्लाई है वो क्या हो जाए, लिमिटेड, और प्राइसेस क्या होने लग जाए, ज्यादा। समझ रहे हो? मतलब वो क्या है, वो ये प्रिटेंड करवा रहा है कि 1.5 लाख का फोन दे रहे हैं, फिर भी हमारा फोन अनअवेलेबल जा रहा है। अबे वो चाहे तो सारा कुछ बना सकता है, लेकिन वो जानबूझ के सप्लाई साइड को रिस्ट्रिक्ट करता है और जानबूझ के अंडर प्रोडक्शन करता है। तो पहला रीजन जो मार्केट फेलियर का होता है ना, मिस एलोकेशन जिसकी वजह से होता है, वो क्या है, वो है मोनोपोली पावर। अभी अगले चैप्टर में हम देखेंगे व्हाई डू मार्केट फेलियर एग्जिस्ट। तो उसका पहला पॉइंट ही मार्केट फेलियर का मेन रीजन होता है मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर समझ आया? फिर से रिपीट करो, मोनोपोली पावर में क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर मोनोपोली को बनाए रखने के लिए जानबूझ के क्या करता है, अंडर प्रोड्यूस। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिसोर्सेज का अलोकेशन नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। सेकेंड पॉइंट, मार्केट फेलियर जो है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है मार्केट फेलियर जो है टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कलेक्टिव। बेटा कलेक्टिव गुड्स होते हैं पब्लिक पार्क, मतलब जिनमें एक साथ इकट्ठे हर कोई बंदा यूज कर सकता है। अब पब्लिक पार्क के केस में क्या होता है ना, वो फ्री होते हैं। फ्री होने के चक्कर में कोई प्रॉफिट अर्न होता नहीं है, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर कभी कलेक्टिव गुड्स में घुसता नहीं है। तो वो किसको बनाने पड़ेंगे, सरकार को। अगर सरकार ने नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा,
मार्केट फेलियर, क्योंकि पब्लिक पार्क में लोगों को जाना तो है लेकिन कोई पब्लिक पार्क बनाएगा ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर तो बनाएगा नहीं। इसके साथ साथ मार्केट फेल होने का एक और प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि राइट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स अवेलेबल नहीं है। मेरिट मतलब हेल्थ और एजुकेशन। अब हेल्थ और एजुकेशन में जनरली, अब तो ये भी खैर बिजनेस बन गया है, बट हेल्थ और एजुकेशन देखो, रिच क्लास तो प्राइवेट में चली जाएगी, लेकिन जो पुअर या मिडिल क्लास है बेटा, उसको चाहिए सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल। क्या प्राइवेट सेक्टर ऐसे स्कूल या ऐसे हॉस्पिटल बना सकता है जिसमें वो पैसा कम चार्ज करे? नहीं। तो बेटा इन गुड्स की तो अंडर प्रोडक्शन होगी। तो मार्केट फेलियर क्यों होता है समझो। पहला पॉइंट, ड्यू टू मोनोपोली पावर। ड्यू टू मार्केट फेलियर होने का सेकंड और थर्ड रीजन, क्योंकि जो कलेक्टिव गुड या मेरिट गुड होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करना पसंद नहीं करता, तो उनकी अंडर प्रोडक्शन होती है। थर्ड, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो है उनको लोग ओवर यूज या एग्जॉस्ट करते हैं। सर जैसे जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है, कोई भी सबका है ना, किसी का पर्टिकुलर तो है नहीं। अब जब हमें दिखता है ना कि कोई कॉमन प्रॉपर्टी फ्री में है, तो हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन करने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी मार्केट फेलियर होता है। तो पहला क्यों प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर आता है, ड्यू टू मोनोपोली पावर। सेकंड, क्योंकि प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है वो कोई भी कलेक्टिव गुड्स को बनाना पसंद, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट्स। थर्ड, मार्केट फेलियर क्यों होता है, क्योंकि जो मेरिट गुड है उसको भी प्राइवेट प्लेयर बनाना पसंद, फिर से अंडर प्रोडक्शन होगा, मार्केट फेलियर होगा। और थर्ड, जो हमारे लोग हैं वो जो कॉमन रिसोर्सेज होता है उनको जैसे ही पता लगता है तो कॉमन है, फ्री में है, तो वो क्या करते हैं, उसका ओवर यूटिलाइजेशन, इसकी वजह से मार्केट फेलियर होने के रिस्क है। अगला पॉइंट है एक्सटर्नैलिटीज। बेटा ये चैप्टर नंबर 2 में दबा के पढ़ना बहुत ढंग से, वैसे आपने पढ़ा हुआ एक्सटर्नैलिटीज है ना, बट मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा, इसके बाद छोड़ दो। और एक और रीजन, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड। मार्केट फेलियर होने का एक और रीजन ये है कि भैया हमारी इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ का क्या है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी वजह से होता क्या है, रिच तो महंगे में भी गुड्स खरीद लेगा सारे, लेकिन जो पुअर पीपल है वो बेटा महंगे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं कर पाएगा, उनके पास पैसा नहीं है। और उसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स है, क्या उनका गरीब लोगों पे फोकस होता है, वो उनके लिए गुड्स बनाना पसंद ही नहीं करता। तो जो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है या मार्केट फेलियर है, वो 6 रीजंस की वजह से एग्जिस्ट करता है। क्लियर? एक बार रिपीट करें, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में और डेप्थ में पढ़ना है, पूरा सारे पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे, बस यहाँ पे ब्रीफ दे रखा है। पहला पॉइंट बताओ, ड्यू टू मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर में बेसिकली मोनोपोली क्या करती है, जानबूझ के अपने गुड्स को अंडर प्रोड्यूस करती है ताकि सोसाइटी में स्केर्सिटी आ पाए और उनके प्राइसेस क्या हो, हाई। सेकंड, जो पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो कलेक्टिव गुड्स को बनाना ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट, तो उनका अंडर प्रोडक्शन होता है, मार्केट फेलियर हो जाता है। थर्ड, अगेन प्राइवेट प्लेयर्स जो है बेटा वो मेरिट गुड्स को बनाना पसंद, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट, इसलिए उनका अंडर प्रोडक्शन होता है। अब ये सब काम किसका है फिर, सरकार का। तो हम देखेंगे सरकार इसको ठीक करने के लिए क्या करेगी, आगे देखेंगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, जो कॉमन रिसोर्स है उनका लोग कैसा यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मार्केट फेलियर क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटर्नैलिटीज। और सिक्स पॉइंट, क्योंकि इनकम और वेल्थ का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो प्राइवेट प्लेयर है वो रिच क्लास पे तो फोकस होता है लेकिन वो गरीब आदमी के लिए प्रोडक्शन नहीं करता ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी शिवम भाई। बेटा फोर्थ पॉइंट में मार्केट फेलियर ऐसे होगा ना कि आप जो है, जैसे मुझे पता लगा कि कोई रिसोर्स फ्री फोकट में खाली यूज है, उसके लिए मुझे पैसा नहीं देना, तो मैं उसका ओवर यूज करने लग जाऊंगा, तो वो रिसोर्स तो वेस्ट हो रहा है। उस रिसोर्स को अगर मैं प्रॉपरली यूज करता, सही तरीके से यूज करता, तो क्या मैं प्रोडक्शन बेटर नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, ऑयल है, गोल्ड है, मान के चल, और वो फॉरेस्ट खुला है कॉमन पर्पस के लिए, मुझे पता लग गया है गोल्ड है। अब मेरे दिल में ऐसा लालच है कि मुझे तो फ्री में मिल रहा है, तो मैं तो लपेट लपेट के खाऊंगा, भले ही मेरे को रिक्वायरमेंट हो या ना हो। निकाल एक्सट्रैक्शन करे जा रहा हूँ, फॉरेस्ट को यूज करे जा रहा हूँ, गोल्ड निकाल रहा हूँ, लकड़ियां काट रहा हूँ, क्योंकि मेरा पैसा नहीं लग रहा ना, तो मैं ओवर यूज कर लूंगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्स कम हो जाएगा, तो फ्यूचर में उस गुड्स की क्या होगी, अंडर प्रोडक्शन, फ्यूचर में मार्केट फेलियर नहीं हो जाएगा। तो ये रीजंस है मार्केट फेलियर होने के। पहले बताइए क्या समझ आया आपको, मार्केट फेलियर कैसे होता है, मिस एलोकेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, ये क्लियर है, पक्की बात। अब अगला हेडिंग आता है बेटा, अलोकेशन फंक्शन इन गवर्नमेंट बजटिंग। अलोकेशन फंक्शन इन, क्या आपको गवर्नमेंट बजटिंग पता है, गवर्नमेंट बजटिंग मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट की, और रिसीट में मेन रिसीट कौन सी होती है, अबे नलायक, टैक्स। तो वो कह रहा है अलोकेशन फंक्शन गवर्नमेंट बजटिंग में कैसे हेल्प करता है। देखो, गवर्नमेंट ना बजट बनाते टाइम अगर उसे अलोकेशन फंक्शन पे फोकस करना है
तो वो डिसाइड करेगी who and what will be taxed। क्या डिसाइड करेगी? who and what will be, कौन किस पे कैसे टैक्स लगेगा। दूसरा, हाउ एंड ऑन व्हाट द गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंड, मतलब जहां पे आपने, यहां पे आप डिसाइड करोगे कि किस पे कितना टैक्स लगाना है, और इस टैक्स से जो इनकम आई उसे कहां पे स्पेंड करनी है। तो जब भी गवर्नमेंट अलोकेशन फंक्शन की बात करेगी बजटिंग के केस में, तो उसे दो प्रॉब्लम को फेस करना है। सबसे पहले किस पे कितना टैक्स लगाना है। अब देखो ज्यादा और कम टैक्स में गड़बड़ है ना, अभी हम पढ़ेंगे, ये भी गड़बड़ हो जाती है। अगर आप ना ज्यादा टैक्सेस लगाओगे तो जो रिच क्लास है, क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के लिए एनकरेज होगा? कहेगा इंडिया पागल है, इतनी मेहनत से पैसा कमाता हो, आधा तो टैक्स देना पड़ जाता है, रह ही नहीं रहा, छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप कम टैक्स लगाओगे तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। भाई सरकार को भी तो सब्सिडी देने के लिए पैसा चाहिए, तो टैक्स से तो आएगा। तो टैक्स में ज्यादा भी नहीं लगा सकते, कम भी नहीं। तो अलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट बजटिंग में दो डिसीजन लेता है। पहला, व्हाट एंड हु विल बी टैक्स्ड, और जो टैक्स से इनकम आया है उसे कैसे और कहां पर स्पेंड करे। मतलब यहाँ पे बेसिकली बता रहे कितनी सब्सिडीज देनी है, कितने कंसेशन देने हैं, ये सब चीज। नेक्स्ट चीज, पहला प्रॉब्लम मीनिंग देखा अलोकेशन का। दूसरा, क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मिस एलोकेशन होता है और मार्केट फेलियर होता है। तीसरा, गवर्नमेंट बजटिंग में एलोकेशन कैसे होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, allocation instruments using which government में influence resource allocation। अब देखो भाई, क्या हम प्राइवेट प्लेयर के भरोसे सारी चीजें छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो अंडर ओवर प्रोडक्शन कर देंगे। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है अलोकेशन फंक्शन को। मतलब क्या क्या गवर्नमेंट क्या क्या करेगा अलोकेशन को ठीक करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोड्यूस इकोनॉमिक गुड। भैया इकोनॉमिक गुड मतलब जैसे मेरिट गुड है या कलेक्टिव गुड है, उसको प्राइवेट सेक्टर तो बनाने में हिचकिचाता है क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता ना। तो पहला तरीका इसको टैकल करने का, गवर्नमेंट मेरिट गुड्स को क्या कर सकता है, खुद डायरेक्टली प्रोड्यूस कर ले, खुद ही हॉस्पिटल वगैरह बना दे ताकि उसका अंडर प्रोडक्शन ना हो। अब हम देख रहे हैं मार्केट फेलियर ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकता है। सेकंड, गवर्नमेंट जो है ना मेन इन्फ्लुएंस प्राइवेट एलोकेशन थ्रू इंसेंटिव्स एंड डिसेंटिव्स। पहले तो सरकार खुद ही वो गुड्स बना ले ताकि अंडर प्रोडक्शन ना हो। दूसरा, अंडर प्रोडक्शन ना हो इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज करे बाय गिविंग इंसेंटिव्स एंड, मतलब जैसे अगर सरकार को पब्लिक पार्क या कुछ कुछ बेनिफिट कुछ अच्छा बनाना है तो सरकार क्या देगी, उन कंपनीज को इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव्स कैसे होते हैं, टैक्स कंसेशन देगी उन्हें, या फिर क्या देगी, जैसे सरकार ने बोला जो कंपनी फार्मास्यूटिकल कैंसर बनाने की या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो कर रहे हैं, उनको अपन क्या देंगे, उनको अपन ना टैक्स परसेंट में 5% का छूट देंगे। तो नॉर्मल कंपनी 30% कर रही है, आप हमें उससे 25% टैक्स पे करना, और टैक्स कंसेशन दे दिया तो लोग जो है कैंसर की दवाई खोजने में ज्यादा इंकरेज हो जाएंगे, है ना। अच्छा, कुछ जगह पे जहां पे उसे लग रहा है कि यार इन गुड्स का ना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, मुझे कंट्रोल करना है, तो वहां पे वो क्या प्रोवाइड करेगी, डिसेंटिव्स। मतलब जैसे उसे लग रहा है कि सिगरेट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, तो उन पे टैक्सेस क्या लगा देगी ज्यादा ताकि ओवर प्रोडक्शन को क्या कर पाए, कंट्रोल। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकती है ताकि अंडर प्रोडक्शन को बैलेंस कर पाए। सेकंड, प्राइवेट को अनकरेज या डिस्करेज कर सकती है बाय गिविंग इंसेंटिव्स और डिसेंटिव्स ताकि अंडर ओवर प्रोडक्शन कंट्रोल कर पाए। अच्छा, और क्या गवर्नमेंट कर सकती है एलोकेशन फंक्शन में, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू इट्स कंपटीशन पॉलिसी। अब ये ना पुराने बच्चों ने पढ़ा होगा, बेटा आपने पढ़ा था कंपटीशन एक्ट, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन। जिन बच्चों ने बीसी के पढ़ा होगा, बेटा सरकार क्या करती है, अंडर ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन पॉलिसीज लगा देती है। कंपटीशन पॉलिसीज मतलब वो ना कंपटीशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है अपने अकॉर्डिंगली। जैसे सरकार को अगर लग रहा है कि कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरिट गुड्स बना रही है और उसको कंपटीशन में दिक्कत आ रही है, तो वो ना कंपटीशन एक्ट में अमेंडमेंट करेगी या कुछ लॉज ऐसे लाएंगी जिसकी वजह से न्यू कंपटीशन जो है उसको हिट ना कर पाए, मतलब उसे प्रोटेक्ट करेगी। जैसे आपको याद है बचपन में आपने पढ़ा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट कर दिया था।
पढ़ा आपने इंडियन इको में? स्मॉल, मैं बताता हूँ क्या होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है ना बेटा, वो होती है छोटी इंडस्ट्री जो गरीब आदमी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ना बड़ी इंडस्ट्री का ना और छोटी इंडस्ट्री का कंपटीशन जब होता था तो छोटी इंडस्ट्री हार जाती थी, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री के पास मशीन्स है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है कम टाइम में, कॉस्ट भी कम लगेगी। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना गवर्नमेंट ने कंपटीशन पॉलिसी में चेंज करा और एक पॉलिसी लाया, रिजर्वेशन पॉलिसी। उन्होंने बताया कि ना हम कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर रहे हैं। मान लो पेन, ये पेन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल ही बना सकता है। मतलब अब लार्ज स्केल इस पेन को बना तो स्मॉल स्केल तो है, कंपटीशन से प्रोटेक्ट नहीं हो गया। तो सरकार ऐसे इनकरेज कर सकती है आपको कंपटीशन पॉलिसीज में चेंज करके। और अगर गवर्नमेंट को मान लो डिस्करेज करना है, अब आपको लग रहा है, उसे लग रहा है कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा काम खराब कर रहा है, तो वो कंपटीशन ज्यादा क्रिएट करेगी, वो कहेगी SEZ हो गया ये वाला एरिया, इस एरिया में प्रोडक्शन करो दबा के, पेनल्टी लगा सकती है। तो कॉम्पिटिशन के बिहाफ पे भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। और क्या है, और गवर्नमेंट ना रेगुलेटरी एक्टिविटीज ला सकती है। जैसे गवर्नमेंट को लग रहा है कुछ गड़बड़ है, अंडर ओवर प्रोडक्शन हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस कर सकती है रेगुलेटरी एक्टिविटी में? लाइसेंसिंग ला सकती है, कंट्रोल ला सकती है, या मिनिमम। और ये फोर्थ और फिफ्थ कनेक्टेड ही है। गवर्नमेंट जो है सेट कर सकती है क्या, लीगल एंड एडमिन, कोई लॉ वॉ ले आए अगर उसे लग रहा है कि यार ये ज्यादा ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छा गुड नहीं है सोसाइटी के लिए, लॉ ले आए। और लास्ट बेटा, एनी मिक्सचर ऑफ अबव मेथड, मतलब हो सकता है कि वो इनमें से किसी का मिक्सचर भी ले ले, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट मिला के लगा ले जैसे उसको ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ इंटेंस थ्योरी है, आराम से पढ़ना है। ये काइंड ऑफ ना जिन्होंने BCK पढ़ा है, BCK वाली वाइब है पूरी, ऐसे ही था ना BCK में पूरी थ्योरी थ्योरी थ्योरी, तो एक बार वही वाली वाइब है वापस। बस ये लास्ट, चलो खत्म हो गया लोकेशन, एक बार रिपीट करते हैं फटाफट। वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ। चैप्टर नंबर 1 फिस्कल फंक्शन किसने दिए थे? रिचर्ड मसग्रेव की कौन सी बुक पे? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन द ईयर 1950, जिन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? 3 बेसिक फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होता है, और इन्हीं फंक्शन को क्या बोलते हैं? फिस्कल फंक्शन। इसमें से माइक्रो और मैक्रो होते हैं। माइक्रो में कौन कौन से? अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और मैक्रो में स्टेबलाइज। सबसे पहले हमने देखा भैया कि जो सोसाइटी के रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो आप ना सारा तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो आपको ना बहुत ऑप्टिमम एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपर्ली करना है, ताकि ओवर या अंडर प्रोडक्शन ना हो और मार्केट फेलियर ना हो। तो उसी के लिए पहली प्रॉब्लम आती है अलोकेशन ऑफ फंक्शन, अलोकेशन रिसोर्सेज, राइट। अब अलोकेशन फंक्शन क्या बोलता है? ये कहता है भैया देखो, अगर आपने मार्केट को अपने बिहाफ पे छोड़ दिया, अपने हाल पे छोड़ दिया, प्राइवेट प्लेयर के बिहाफ पे छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो मेरिट गुड्स या पब्लिक गुड्स है उनकी प्रोडक्शन क्या करेगा? कम। और जो हो सकता है डीमेरिट गुड या उनमें प्रॉफिट है उसकी प्रोडक्शन क्या करेगा? ज्यादा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगाए और अंडर ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करे ताकि मार्केट फेलियर ना हो। तो इस प्रॉब्लम में यही करना होता है, सरकार अलोकेशन करती है रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली, ताकि ना हर सेक्टर में हर गुड की एक बैलेंस प्रोडक्शन हो और अंडर और ओवर प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, अब अलोकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? तो पहली प्रॉब्लम मोनोपोली पावर। भाई ये जो ओवर अंडर प्रोडक्शन मार्केट फेलियर हो रहा है उसका पहला कॉज क्या है? मोनोपोली पावर। क्योंकि मोनोपोली जो है जानबूझ के प्रोडक्शन कैसा करती है? अंडर, ताकि प्राइसेस क्या हो? ज्यादा। इससे मार्केट फेलियर हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? जो कलेक्टिव गुड्स या मेरिट गुड्स है उनको प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करना पसंद नहीं करता ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट, तो वहां पे भी अंडर प्रोडक्शन होगा, सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। थर्ड जो है बेटा वो है जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं उनको लोग क्या करते हैं? ओवर यूज या ओवर यूटिलाइज, उससे भी मार्केट फेलियर हो सकता है क्योंकि फ्यूचर के लिए रिसोर्स नहीं बचेंगे। अगला पॉइंट एक्सटर्नैलिटी पॉइंट है, वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, तो ये मैं बस अभी लिख देता हूं कि ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। और लास्ट बेटा इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में, तो जो गरीब लोग हैं बेटा उनके लिए गुड्स तो अंडर प्रोड्यूस होंगे, अमीर लोगों के लिए ओवर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी। अब अलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट बजटिंग में कैसे डिसीजन लेती है? उसे 2 क्वेश्चन लेने हैं। पहला, हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड, और वो जो टैक्स से इनकम आई उसे कहां पे स्पेंड करना। ठीक है, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा ना। ओके जी। अब अलोकेशन इंस्ट्रूमेंट आए बेटा। अलोकेशन इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि भाई देखो अंडर ओवर प्रोडक्शन होता है, हमने मान लिया, मार्केट फेलियर होता है, हमने मान लिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी इसको ठीक करने के लिए? तो पहला पॉइंट, जो गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट डायरेक्टली गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है। पहला तरीका, गवर्नमेंट क्या करे? जो प्राइवेट अंडर प्रोड्यूस कर रहा है उसे डायरेक्टली प्रोड्यूस कर ले ताकि मार्केट फेलियर ना हो।
अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट एक और चीज कर सकती है, गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर से ही प्रोडक्शन करवाए बाय इंसेंटिव या डिसेंटिव। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई गुड्स ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट डिस्करेज करने के डिसेंटिव देगी। अगर कोई गुड्स अंडर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव देगी। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा थर्ड, गवर्नमेंट जो है ना कंपटीशन पॉलिसीज भी लगा सकती है अंडर ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। जैसे अगर मान लो बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है सिगरेट का, तो गवर्नमेंट ला देगी कि भाई सिगरेट के लिए अब हमने लाइसेंस लेना ही बंद कर दिया, अब नहीं आएंगी, सिगरेट कंपनी नहीं खुली नहीं सकती, जितनी है उतनी रहेगी। ऐसा भी कर सकती है। अगला, रेगुलेटरी एक्टिविटीज। रेगुलेटरी एक्टिविटीज में हमने क्या देखा बेटा? लाइक लाइसेंसिंग, कंट्रोल एंड मिनिमम वेजेस। इसके अलावा वो सेट कर सकते हैं लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क और एनी मिक्सचर ऑफ दी अबव मेथड। मैम लीगल एडमिन फ्रेम लॉज वॉज में चेंज कर देगी, लॉज वॉज में चेंज कर देगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत? अलोकेशन फंक्शन हो गया क्लियर? अलोकेशन या मार्केट फेलियर क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है वो बता दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने हैं वो बता दिया। अब एक लास्ट टॉपिक आता है अलोकेशन फंक्शन में। बेटा टॉपिक का नाम है क्या? टॉपिक है गवर्नमेंट फेलियर इन इट्स अलोकेशन फंक्शन। अब सुनो ध्यान से, एक दिन की बात बताता हूं तुम्हें। बेटा हमारी जो गुनगुन जी है ना, गुनगुन जी, तुम्हारा नाम ऐसे लिखते हैं ना? तुम्हारा नाम गुनगुन ही है वैसे? एक्चुअली गुनगुन ही है, ये घर का नाम है, गुनगुन ही। अच्छा, हमारी जो गुनगुन जी है ना बेटा, सुनना ध्यान से। बेटा कल ना मदर्स डे था, मदर्स डे। अरे एग्जाम्पल में कल मदर्स डे, उसको क्यों बोल रहे हैप्पी मदर्स डे? अच्छा आंटी को बोल रही है, ओके सब ठीक। मुझे लगा ये हमारी गुनगुन जी है। बेटा गुनगुन जी को कल मदर्स डे था, तो मैंने बोला, मैंने गुनगुन जी को कल सजेस्ट करा कि बेटा तुम्हारी जो मदर है वो इतना इतना हेल्प करती है, इतना काम करती है, तो मदर्स डे पे ना आप अपनी मम्मी को स्पेशल फील करवाइए। और स्पेशल फील करवाने के लिए क्या करिए, उनकी हेल्प करिए काम वाम में। तो गुनगुन बहुत खुश होते हुए गई और गुनगुन ने बोला कि मम्मी क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? मम्मी ने बोला नहीं, रहने दे तू। गुनगुन को ऐसा थोड़ी होता आज मदर्स डे है मुझे हेल्प करनी है। तो मम्मी ने बोला कि काम कर, चल ठीक है, दाल मैंने बना दी है, तू चावल बना दे। तो गुनगुन ने ओके। और गुनगुन चावल बनाने के लिए गैस से दाल का पतीला उठा रही थी और पतीला उठाते उठाते उसने दाल ही गिरा दी। तो जो चप्पल जूते गुनगुन को पड़े वो तो पड़े, वो तो डीम्ड है। पॉइंट क्या है, गुनगुन गई थी काम में हेल्प करवाने, गवर्नमेंट जा रही थी अलोकेशन फंक्शन परफॉर्म करने कि भैया अंडर ओवर प्रोडक्शन ना हो, मार्केट फेलियर ना हो, प्राइवेट सेक्टर ढंग से काम करे, रिसोर्सेज सही से तरीके से यूज हो। इंटेंशन तो ये था, लेकिन गुनगुन की तरह गवर्नमेंट ने भी अपने अलोकेशन फंक्शन को परफॉर्म करने में क्या हो गई, फेल। काम अच्छा करने की जगह क्या कर दिया, इसे बोलता है गवर्नमेंट फेलियर इन अलोकेशन फंक्शन। ये क्या होता है सर? सर, a government failure is said to occur when government intervention in the market creates inefficiency। अबे गवर्नमेंट ने तो अलोकेशन फंक्शन लगाए से था ताकि वो रिसोर्स को क्या कर सके, प्रॉपर्ली अलोकेट और इनएफिशिएंसी ला पाए, एफिशिएंसी एफिशिएंसी। लेकिन कई बार गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरवीन करती है और इंटरवीन करने से एफिशिएंसी की जगह क्या आ जाती है, एंड लीड्स टू एलोकेशन की जगह क्या हो जाता है, मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटीज केयर्स। उस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा क्या, गवर्नमेंट फेलियर। तो यहाँ पे जैसे गुनगुन जी हो गई ना, मदर्स डे में फेलियर कर दिया उन्होंने, वैसे कई बार गवर्नमेंट फेलियर भी हो जाता है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगाती है प्रॉपर अलोकेशन और एफिशिएंसी के लिए, लेकिन उसकी जगह क्या हो जाता है, इनएफिशिएंसी एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। और इसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फेलियर। संजीत भाई क्लियर है गवर्नमेंट फेलियर? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा जैसे गुनगुन ने वो पतीला गिराया, अब उसके रीजन हो सकता है गुनगुन किसी के बारे में सोच रही हो, ध्यान कहीं और हो, पतीला गिर गया, ये एक रीजन है। हो सकता है गुनगुन ने जब उठाया वो गर्म था, पकड़ नहीं पाई, पतीला गिर गया। नहीं, फर्स्ट वाला भी हो सकता है। हो सकता है गुनगुन का छोटा भाई या छोटा बहन हो, छिदवाने के लिए उसके पैर अड़ा दिया, गुनगुन में पड़ गए रैपटे वैपटे। तो देयर आर मल्टीपल रीजन। ऐसे ही गवर्नमेंट फेलियर के भी पॉसिबल सोर्स है। तो दीज आर पॉसिबल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट फेलियर। अब देखो क्या क्या है, पहले सेकंड से स्टार्ट कराओ, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। बेटा सरकार को कई बार ना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, बिना नॉलेज के पॉलिसी बना देती है।
उससे एफिशिएंसी और एलोकेशन की जगह क्या हो जाता है, इन एफिशिएंसी और मिस, और इट लीड्स टू गवर्नमेंट फेलियर। गवर्नमेंट जा तो रही थी मार्केट फेलियर को ठीक करने, लेकिन प्रॉब्लम को कम करने की जगह प्रॉब्लम बढ़ा दी। तो पहला रीजन क्या है, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। सेकेंड, पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट और नॉट ऑलवेज अनबायस्ड। अब जैसे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेटा इंडिया में ना जो पॉलिटिक्स है वो एकदम बेकार है। मतलब कोई, मतलब मैं तो किसी पार्टी का खैर सपोर्टर नहीं हूँ, कुछ जगह पे कुछ अच्छे, कुछ जगह पे कुछ अच्छे। और बहुत बहुत एक अच्छा कोट है कि पॉलिटिक्स में यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स्ट, है ना, ये सिचुएशन है, राइट। तो कई बार क्या होता है ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी बना देती है, अपने फायदे के लिए। अब अपने फायदे के लिए पॉलिसी बना दी और उस पॉलिसी से एलोकेशन फंक्शन से अच्छा होने की जगह क्या हो गया, खराब। तो ये एक रीजन हो सकता है कि भाई वो बायस होकर पॉलिसी बना दी या अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी बना दी। थर्ड, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। कई बार कई पार्टीज के ऑब्जेक्टिव जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से हो सकता है मार्केट फेलियर ठीक करने की जगह और सिचुएशन बिगड़ गई। या फिर ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, या करप्शन ब्यूरोक्रेसी होता है, घूसखोरी, रेड टेप बेसिकली होता है कि ना जो पॉलिसीज होती है ना, पॉलिसीज में अननेसेसरी डिले। पॉलिसी में क्या होता है बेटा, अब मान लीजिए मार्केट फेलियर हुआ, उसे ठीक करने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई। अब आपको पता है सरकारी काम कितना टाइम लगता है, अब पॉलिसी बनाने में इतना टाइम लग गया कि भैया तब तक तो काम खराब हो गया पूरा, और जब पॉलिसी बनाई तब तक सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी। तो ये भी लॉजिक हो सकते हैं। या फिर एक रीजन क्या हो सकता है गवर्नमेंट फेलियर का, कि जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मेजर इज ग्रेटर देन लॉस्ट ऑफ मार्केट फेलियर। सर मतलब सरकार ने हिसाब लगाया, अगर मार्केट फेलियर हो रहा है, अंडर ओवर प्रोडक्शन हो रही है, उससे मान लो लॉस हो रहा है 100 करोड़ का, कितने का लॉस हो रहा है, और सरकार कह रही है कि अगर हम इसे इंटरवीन करते हैं और इसे ठीक करने के लिए मान लो ये वाली पॉलिसी लाते हैं, इस पॉलिसी को बनाने, लॉन्च करने में, लोगों को बताने में 120 करोड़ लग जाएंगे, तो क्या बना के फायदा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पॉलिसी बनाने की बहुत हाई है तो उस केस में भी गवर्नमेंट फेलियर हो सकता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट फेलियर का। इसी के साथ अलोकेशन फंक्शन क्या होता है, खत्म। पहले बताओ समझ आया, आप देखें। हाँ जी मैम। मैम पॉलिटिकल पार्टी अनबायस्ड हमेशा नहीं, ओ सॉरी सॉरी, रुको रुको, सेल्फ पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट और, हाँ सॉरी सही है ना, नॉट ऑलवेज अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब होता है बिल्कुल फेयर हो, तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी हर बार फेयर ना हो। बायस मतलब होता है अनफेयर हो किसी के प्रति, अनबायस मतलब आप एकदम फेयर हो, और आगे लिखा है नॉट अनबायस, इसका मतलब आप बायस हो ना। थोड़ा वर्ड्स के साथ मजे लिए। चलो पहले बताओ इतना क्लियर है। तो बेटा हमने पहला फंक्शन करा रिचर्ड मस्ग्रेव का, और इसमें अगर आप देखो ना गिनती के 4 टॉपिक पढ़े। पहले अलोकेशन फंक्शन का क्या बताया, मीनिंग। सेकंड, क्या प्रॉब्लम होती है अलोकेशन फंक्शन में और कैसे मार्केट फेलियर होता है, ये रीजन से। अब मार्केट फेलियर में, ये तो नकली सारा पॉइंट था, ये मेन था। मार्केट फेलियर में ये जो अलोकेशन फंक्शन है, इसमें गवर्नमेंट क्या इंटरवेंशन ले सकती है, गवर्नमेंट कैसे ठीक कर सकती है, और ठीक करने जाती है तो गवर्नमेंट कई बार काम खराब कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फेलियर। और गवर्नमेंट फेलियर के क्या क्या पॉसिबल सोर्सेज है। क्या अलोकेशन फंक्शन में किसी को कोई डाउट। हाँ जी सर। मैं दोबारा बोलिए मैं, हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, देखो 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 यार, ये क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है सर, सर गवर्नमेंट स्कूल ना, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा स्कूल है, और उसमें जो है ना उसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल है वो नहीं चले और मार्केट फेलियर हो गया। बेटा देखो गवर्नमेंट का जो काम है ना, तू मुझे बता दे, एक अमीर बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो बहुत है, एक अमीर बच्चा, ओ सॉरी, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, यार मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई, भाई भाई प्राइवेट स्कूल की ना, भाई फीस तो हटा दो, डीपीएस की जो फीस है ना 45,000 रुपए 3 महीने की है। मेरी दीदी का लड़का पढ़ता है, 45,000 रुपए 3 महीने की देती है वो। मुझे समझ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था ना 200 रुपए फीस थी साल की, और 3,500 रुपए मिलते थे।
गवर्नमेंट स्कूल था, प्रतिभा, प्रतिभा नाम था स्कूल का, प्रतिभा। नहीं, आईआईटी तो उसमें क्या, हाँ हाँ, तो यार गवर्नमेंट, तो वो तो अच्छी बात है ना, बट जो आईआईटी में सब कुछ, ये कह रहे सर आईआईटी, बेटा आईआईटी में बहुत अच्छी बात है, सरकार पढ़ा रही है। वैसे आईआईटी की फीस तुझे पता नहीं बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बट ठीक है चलो सरकारी है, मिल गया। लेकिन क्या सारे स्टूडेंट्स जिन्हें बीटेक करनी आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा? बेटा हमेशा देखियो, जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा है, सरकार ना पूरी वांट्स को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, तो यहाँ ना प्राइवेट और पब्लिक को मिलकर काम करना पड़ेगा। प्राइवेट उन बच्चों को सर्व करेगा जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, यही तो स्कूल में भी हो रहा है। जो अमीर लोग हैं, भाई कौन जाता है सरकारी स्कूल में, पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो, एमिनिटीज नहीं है ना। अब वो बेटा एसी में रहने वाला बच्चा है, उसे आप जहाँ पे पंखा आवाज कर रहा है पढ़ लेगा वो, समझ लो मेरी बात। भाई वहां के टीचर्स बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सरकारी स्कूल में तो जो मास्टर जी है वो आ रहा है, पेट बाहर है उसका, वो तो रैप्टे मार देते हैं, वो पूछते भी नहीं है, वो तो पहले चांटा वाटा मारते हैं फिर बात करते हैं बाद में, तो ना बहुत फर्क पड़ता है। मैम एक बार हाँ रिपीट करवा रहे हैं गवर्नमेंट फेलियर का, एक सेकंड, गवर्नमेंट फेलियर का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आप एक बार मीटिंग रिजॉइन करो जल्दी से, मीटिंग रिजॉइन जल्दी से। हाँ जी, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार अच्छा काम करेगी तो प्राइवेट का काम बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। अब जैसे सुनो आईसीआई है, तुम्हें पता है आईसीआई भी सीए फाउंडेशन की कोचिंग देता है ना, क्लासेस लगती है, बहुत कम प्राइस में देता है, पहले ऑफलाइन भी देता था हमारे टाइम पे, बहुत कम। आप वो कड़कट डूमा है ना, वहां पर आप जाओ, आराम से ऑफलाइन बैचेस चलते थे, मेरे को भी पता लगा था जब मैं रजिस्टर, अब तो तुम क्या जाते ही नहीं होंगे, जब मैं गया था मैंने देखा था कि वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर मुझे पता लगा हॉल में क्लासेस चलती है, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देते थे, वो भी बहुत बहुत सी प्राइस पे। लेकिन क्या उन क्लासेस से प्राइवेट कोचिंग बंद हो गए? क्योंकि भाई स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, उनके देने से कमी थोड़ी पड़ जाएगी। हाँ ये है कि वो कुछ ऐसे बच्चे जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, उनको वो सर्व कर लेंगे, उनका भला हो जाएगा। बट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने घर के बगल में ढूंढेगा ना। अब कोई बंदा साकेत से वहां थोड़ी जाएगा करकटुमा पढ़ने, मेरे तो दिमाग खराब हो जाता था एक दिन जाओ, इतनी भीड़ होती थी मेट्रो में, ये चीज है। अच्छा मैम आपने बोला मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट फेलियर का पहला पॉइंट, बेटा गवर्नमेंट फेलियर का पहला पॉइंट है हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसका मतलब मान लीजिए अगर मार्केट फेलियर हो गया तो उससे जो नुकसान होगा, लॉस होगा, वो होगा 10 करोड़ का, और इसे प्रिवेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, उस पॉलिसी को बनाने में खर्चा हो रहा है 15 करोड़ का। तो क्या आपको ठीक करना चाहिए? अबे भाई लॉस होगा 10 का, इसको ठीक करने के लिए आप 15 का खर्चा लगा रहे हो, इससे अच्छा ठीक ही मत करो ना, तब भी तो 5 करोड़ बचा ही लोगे। ये पॉइंट था बेटा, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस भाई, वापस वापस। अरे अब आता है पॉइंट नंबर 2, फंक्शन नंबर 2, ध्यान से दे। अच्छा एक लाइन छूट गई, सॉरी, नहीं 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 भाई रुक जाओ, हो जाएगा, इजी इजी पीजी। सुनो, गवर्नमेंट फेलियर, अबे खत्म कराना था मुझे आज, कोई नहीं, चलो गवर्नमेंट फेलियर इज मोर सीरियस, बेटा एमसीक्यू आएगा, व्हेन सच इंटरवेंशंस हैज जनरेटेड अ न्यू एंड सीरियस, नहीं वो पॉइंट नहीं, वो उधर नीचे आएगा, इससे नहीं आएगा, थोड़ी एक ऐसा ही पॉइंट है जो नीचे है, उससे एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट फेलियर इज मोर सीरियस व्हेन सच इंटरवेंशन हैज जनरेटेड न्यू एंड सीरियस प्रॉब्लम। गवर्नमेंट फेलियर की बात कर रहा है कि आपने ठीक करने की जगह नई प्रॉब्लम बढ़ा दी, तो मार्केट फेलियर की जो प्रॉब्लम है वो और सीरियस हो जाएगी और प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, ठीक तो करा नहीं, बड़ा और दिया, समझे। अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, और बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब नेक्स्ट फंक्शन। अब देखो सरकार का जो सेकंड फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? ये भी कौन सा वाला है? माइक्रो। अब इसमें ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये सेकंड टॉपिक है, पहला टॉपिक ये रहा मीनिंग, पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ध्यान से देखना। कह रहे इफ मार्केट, इफ लेफ्ट टू द मार्केट, सॉरी इफ लेफ्ट टू द मार्केट, लेफ्ट टू द मार्केट का मतलब छोड़ दिया, फ्री मार्केट छोड़ दी, प्राइवेट को दे दिया, तो हुआ क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग इंडिविजुअल is likely to be skewed and government
हैज टू इंटरवीन टू एंश्योर मोर डिजायरेबल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जस्ट का मतलब होता है फेयर, स्क्यूड मतलब लंका लगाना। तो कह रहे अगर आपने लेफ्ट टू द मार्केट कर दिया तो जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो और खराब हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अमीर अमीर होता रहेगा और गरीब गरीब। तो सेकेंड फंक्शन जो होता है ना, ये प्रॉब्लम पता है ये फंक्शन किससे डील करता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये किससे डील करता है? आपको पता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करना था जिससे इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यही करती है। अब कैसे करेगी? अबे रिच क्लास पे टैक्स लगाओ ज्यादा और गवर्नमेंट पुअर क्लास को सब्सिडी क्या दो ज्यादा। वहां पैसा टैक्स लगाओ, वो टैक्स को यहाँ लाओ, गरीबों को सब्सिडी दो। इससे जो इनइक्वालिटी का गैप है वो क्या होगा? रिड्यूस। तो कह रहे हैं अगर आपने मार्केट को लेफ्ट छोड़ दिया जैसे उसने छोड़ा था तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम और वेल्थ का इंडिविजुअल वो क्या हो जाएगा? खराब। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है ताकि इंश्योर कर सके क्या? मोर डिजायरेबल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर पे भी रहे पैसा दिक्कत नहीं है और गरीब भी ग्रो करे। सेकेंड पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ, आगे बेटा, फॉर हुम शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। तो ये किससे डील करता है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब देखो अगली हेडिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन का एम। सरकार जो रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक टॉपिक बच गया, सॉरी, ऊपर वाले आ जाओ पहले, ये सेकंड था, गलती से ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल बजटिंग। अब बजट, गवर्नमेंट बजट में आपको याद है ना, गवर्नमेंट बजट में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। एक तो क्या होता है? एक्सपेंडिचर होते हैं और एक क्या होते हैं? रिसीट। तो गवर्नमेंट बजट रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है समझना। एक्सपेंडिचर साइड की बात करो पहले। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सरकार गवर्नमेंट में प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड फॉर डिजर्विंग पीपल। मतलब जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है सरकार उनको खर्चा करेगी, सब्सिडी देगी, हेल्थ देगी, एजुकेशन देगी, ताकि ताकि पुअर क्लास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो? ज्यादा। तो इस चीज को करने से जो पुअर क्लास है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? ज्यादा। और रिसीट साइड में सरकार क्या करेगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? रीडिस्ट्रीब्यूशन इज डन थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स समझते हो? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है, आपको पता है इंडिया में टैक्स प्रोग्रेसिव है। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव मतलब होता है कि अगर इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स क्या होगा? ज्यादा। अगर आप इनकम कम होगी तो टैक्स या तो होगा ही नहीं या फिर क्या होगा? कम। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या होता है? इनकम टैक्स इंडिया में कैसे है? प्रोग्रेसिव। लेकिन जीएसटी जो होता है ना वो रिग्रेसिव होता है। जीएसटी कैसा होता है सर? मतलब इनकम ज्यादा या कम होने से जीएसटी में फर्क नहीं पड़ता। अबे अगर तुम लोगों को बेरोजगार सारे, तुम्हारे पास 100 रुपए जेब में है, तुम गए मैकडॉनल्ड में, कह रहे भैया एक मैकालू टिक्की वैल्यू मील दे दो, 99 रुपए की मील ले ली, उसमें वो जीएसटी लगाएगा कितना? 5%। कितना लगता है? कंज्यूमेबल गुड्स 5%, 2.5 जीएसटी, 2.5। क्या वो आपसे पूछेगा क्या करते हो, कितना कमाते हो? ज्यादा कमाता है, इस पे जीएसटी ज्यादा लगा। वही मील जब मैं खाने जाऊंगा मुझ पे भी कितना लगाएगा? उसी 99 रुपीज का। वही मील जब अंबानी खाने जाएगा उस पे भी कितना लगाएगा? 99 का 5%। मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, जीएसटी वगैरह, वो रिग्रेसिव होते हैं। वो इनकम से उनका बर्डन डिसाइड नहीं होता। लेकिन जो इनकम टैक्स है इंडिया में वो कैसा है? प्रोग्रेसिव। इनकम जो ज्यादा कमाएगा वो टैक्स ज्यादा देगा। इंडिया में स्लैब रेट चलता है ना, तो अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है 30% टैक्स दोगे। जिसकी इनकम 10 लाख से कम है वो 20% देगा, जिसकी 5 लाख से कम है वो देगा ही नहीं। तो सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करती है? प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। और वो रिच क्लास से क्या लेती है? इसकी वजह से पता है क्या होता है? जो रिच क्लास है उनका इनकम का जो लेवल है उसे क्या कर लेती है? थोड़ा कंट्रोल या नीचे ले आती है। तो देखो रिच क्लास का लेवल कंट्रोल कर लिया और उस पैसे से फूड, एजुकेशन, हेल्थ को गरीब लोगों को दिया, जिससे इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो ये जो गैप ऐसा था इस गैप को रिड्यूस कर दिया ना, तो बस। तो ये पहला पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मीनिंग बता दिया। सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गवर्नमेंट बजट से कैसे होता है? दो साइड होते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में खर्चा करती है इन सब चीजों में,
और रिसीट साइड में कैसा टैक्स लगाती है? प्रोग्रेसिव टैक्स। अब ये सब करने के पीछे उसका एम क्या होता है, जरा ये देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। एम 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 है, एग्जाम्पल है। चलो चलो हो जाएगा खत्म, 10 मिनट में हो जाएगा पक्का। एम देखो, एम सबसे पहला अचीव करती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। भाई ऐसा ना हो कि अमीर के पास तो खाने को बहुत कुछ है और गरीब के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, तो वो कोशिश करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक ठाक से हो। एडवांसिंग वेल बीइंग ऑफ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम डेप्रिवेशंस। डेप्रिवेशंस क्या होती है? शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस, कमी कमी। डेप्रिवेशन क्या होती है? कमी। तो जो लोग इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं उनके वेलबींग के लिए थोड़ा एडवांस हो जाता है। जब ऑब्वियसली वो सब्सिडी देगा, खाना बांटेंगे, एजुकेशन देंगे, तो उनका थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये एम होता है अचीव करना। नेक्स्ट, प्रोवाइड इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसा ना हो कि सिर्फ गरीब लोगों, अमीर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, गरीब के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थ होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस पे भी एम करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड सिक्योरिटी। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक, मतलब हर आदमी की एटलीस्ट बेसिक नीड तो फुलफिल हो। फॉर पीपल हु हैव हार्डशिप, जो थोड़ा मुसीबत वाले टाइम से है, उनकी बेसिक नीड फुलफिल हो जाए, इसकी सिक्योरिटी देता है। और लास्ट बेटा, एंजॉय करे हर बंदा एक मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ। तो ये आपके एम है। इन एम पे रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन काम करता है। ये गोल्स होते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन करता ही इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट। समझ आया? अब देखो ये बातें थोड़ी सी रिपीट हो रही है। अगली हेडिंग है एग्जांपल्स ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मार्केट इंटरवेंशन ऑफ फॉर सोशो इकोनॉमिक प्रोसीजन। सिंपल टर्म में बताओ, गवर्नमेंट क्या करती है रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में? गवर्नमेंट क्या क्या मार्केट इंटरवेंशन करती है सरकार आके रिडिस्ट्रीब्यूशन में? अब सबसे पहला, थोड़े पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट क्या लगा देती है? ऑलरेडी ऊपर पढ़ाया था, मतलब क्या? प्रोवाइड प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है किस पे? रिच पे। और जो पैसा आया उससे क्या करती है? सब्सिडी टू पुअर। ये पिंक पिंक थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है ना, ठीक है कोई नहीं, चलो नेक्स्ट पॉइंट। प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्स यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विसेज दैट बेनिफिट लो इनकम हाउस होल्ड। जो प्रोग्रेसिव टैक्स से पैसा आया उसे फाइनेंस करती है और यूज करती है किस पे? लो इनकम ग्रुप से। सब्सिडी देती है, बेनिफिट देती है। अच्छा, सरकार और क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन कर सकती है रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सर मतलब सरकार का कि जब भी हम अब जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म निकलेगा तो उसमें एटलीस्ट 20% रिजर्व होगा फॉर दिस कोटा, 10% रिजर्व होगा फॉर दिस कोटा, 20% रिजर्व होगा फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे रिजर्वेशन लगा देती ना ताकि उनको पैसा कमाने का एक जरिया मिल पाए। समझ रहे हो? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। नेक्स्ट, सरकार सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या देती है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। 2,500 रुपए महीना मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। बेटा वो ना, उसके आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो ना, आप भी वॉलेंट्री वाले हो। मान लो तुम सीए बन गए, उसके बाद भी तुम्हें नहीं मिल रहा जॉब, मान लो ऐसा हो रहा है, और तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो और बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, भगवान ना करे, तो बेटा आप एक रजिस्टर, एक साइट होती है गवर्नमेंट की, उस पर रजिस्टर करो। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा प्रोसेस होता है, अगर आप उसमें सारे क्राइटेरिया को मीट कर जाओगे तो आपको 2,500 रुपए अलाउंसेस मिलता है। मतलब मुझे नहीं पता मिलता नहीं मिलता, सरकार ऐसा कहती है, हम देते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता किसके आ रहा है, मेरे तो आया नहीं है भाई आज तक, तो मुझे पता नहीं है वो सरकार को थोड़ी पता है, मेरे को भी 2,500 चाहिए भाई। अच्छा, तो सरकार जो है बेनिफिट के लिए क्या करती है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है या फिर ट्रांसफर पेमेंट देती है। ट्रांसफर पेमेंट पता है ना, जिसके बदले गिफ्ट डोनेशन वगैरह, सब्सिडी वगैरह, जिसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज। तो सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहला पॉइंट, प्रोग्रेसिव टैक्स इस पे लगाएगी, सब्सिडी देगी पुअर को। जो टैक्स की इनकम है उसे यूज करेगी पुअर पीपल की एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पे। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन रख सकती है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट पैसे देगी और ट्रांसफर पेमेंट्स देगी ताकि गरीब लोगों के पास थोड़ा पैसा है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कर पाए। इसके अलावा फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन प्रोवाइडेड विद एड। एड मतलब होता है हेल्प।
सर ये गवर्नमेंट दे रही है, ये गवर्नमेंट दे रही है गरीब लोगों को। किसी में भी सेक्टर क्या होता है इसमें, हाउस होल्ड तो प्राइवेट से होंगे सारे। और ये एड कैसे हो सकती है बेटा, ये एड इन कैश भी हो सकती है, पैसे बांट दिए, या फिर इन एड इन काइंड होती है, जैसे गरीब लोगों के लिए ना अपार्टमेंट बना दिए, राशन बांट दिया, वो क्या एड इन काइंड हो गया। और लास्ट बेटा लास्ट, regulations of manufacturing and sale of certain to ensure health and कुछ प्रोडक्ट्स पे रेगुलेशन या कुछ प्रोडक्ट की सेल पे कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, जैसे मेडिसिन है उनके केस में गवर्नमेंट ने प्राइस सील कर दिया कि पैरासिटामोल का प्राइस जो है हमने रेगुलेट कर दिया, 2 रुपए से ऊपर जाएगा नहीं। क्यों? अबे भाई नेसेसरी आइटम है, प्राइस बढ़ गया तो गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा, तो उसके लिए उन्होंने रेगुलेशन लगा दी कि इसकी सेल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने इतने रुपए। ऐसा भी कर सकते, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक खत्म 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 खत्म, लास्ट है, इसके बाद स्टेबलाइजेशन अगली क्लास। चुप रहो शांत बेटा। लास्ट टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। आपको ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी आता है। सुनो बेटा, देखना, इक्विटी मतलब आपको पता है ना बेटा, इक्विटी कैसे गवर्नमेंट करती है। गुनगुन इक्विटी करने के लिए, अभी मैंने एक पॉइंट पढ़ा, इक्विटी करने के लिए सरकार रिच क्लास पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, मतलब इन पे टैक्सेशन क्या लगाएगी, टैक्स ज्यादा लगाएगी ऑन। अब देखो इससे क्या होता है, जब सरकार इक्विटी मेंटेन करने की कोशिश करती है ना, तो इक्विटी लाने से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एफिशिएंसी में। किसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब बेटा सरकार को ना इक्विटी लानी है, लेकिन ऐसे नहीं लानी कि कितना भी टैक्सेस बढ़ा दो। मैंने बताया अगर टैक्स ज्यादा लगा दिया तो जो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस है वो इनकरेज होंगे, डिस्करेज, कंट्री में वो ऑपरेट करेंगे, जाने चाहेंगे, तो कंट्री की जो एफिशिएंसी है वो तो डाउन हो जाएगी, प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी डाउन, क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है उन पे तो आपने टैक्स का बर्डन डाल दिया, और वो इस बर्डन को छोड़ के जाना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, जिन्हें बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज। दुबई जैसे टैक्स हेवन, दुबई में बहुत लो टैक्स है, और देर आर सर्टेन, जीरो नहीं भाई, बीच में लगता रहता है, देर आर सर्टेन कंट्रीज आई गेस नॉर्वे या नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स में टैक्स हेवन कंट्री, जीरो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं लगता, तो लोग तो ऐसी जगह जाना चाहेंगे ना। अब इसे ही बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। तो ये पॉइंट पता है क्या बोलता है, कि सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इक्विटी मेंटेन करने के चक्कर में इतने तगड़े प्रोग्रेसिव टैक्स मत लगा देना कि रिच क्लास बर्डन से चले जाए और आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाए, कम। तो एफिशिएंसी और इक्विटी में ना बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब टैक्सेस का लगा दोगे बहुत, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखना, इक्विटी और एफिशिएंसी का क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो सरकार जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करती है उसे इस बैलेंस को मेंटेन करना है। देखो यही सारी बातें बोली है, बस एक 4-5 पॉइंट है, पढ़ो फटाफट। पहला पॉइंट, ग्रेटर इक्विटी, ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव थ्रू हाई टैक्स रेट्स ऑन दी। इक्विटी लाने के लिए तो टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और उसी टैक्सेस सब्सिडी दोगे, बट हायर टैक्सेस could also act as a disincentive to entrepreneurship and work and discourage people from making savings and taking, क्योंकि भाई कहेगा हम रिस्क ले रहे, इतना पैसा कमा रहे, आधा पैसा तो टैक्स में जा रहा है, करना ही नहीं है बिजनेस। दिस इन टर्न विल हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर इकोनॉमिक आउटपुट, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ दी। बिजनेस बंद होने लग जाएंगे, कहेंगे टैक्स ही देना पड़ता है भाई इतनी मेहनत के बाद, कैसे होगा ग्रोथ? अबे जीडीपी कैसे ग्रोथ होगा, बिल्कुल होगा, गरीब लोगों का होगा ना, इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी ना। ग्रोथ होगा कैसे, ग्रोथ होगा वेलफेयर के टर्म्स में ग्रोथ होगा, मनी के टर्म्स में थोड़ी ग्रोथ होगा। Consequently, the tax revenue may be reduced in future and the scope for government welfare activities would get seriously limited। वो कह रहा है भैया देखो, तो ना आपको टैक्स रेवेन्यू को, अब आपने अभी तो आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, उसके बर्डन से वो चले गए, प्रोडक्टिविटी वगैरह फॉल हो गई, अब फ्यूचर में क्या आपको टैक्स मिलेंगे, क्योंकि टैक्स देने वाला बंदा तो आपकी कंट्री से चला गया, तो जो फ्यूचर में टैक्स रेवेन्यू है वो क्या हो जाएंगे, फॉल। ये भी तो ड्रॉबैक है ना। अगर इस साल आपने बोला 50% टैक्स है, बंदा परेशान होकर चला गया, जब बंदा ही चला गया तो आगे अगले साल किससे टैक्स लोगे,
तो कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली द टैक्स रेवेन्यू में बी रिड्यूस इन द फ्यूचर, और इसका गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटी वुड बी सीरियसली लिमिटेड, क्योंकि टैक्स के पैसे से तो वेलफेयर होता था, तो जब टैक्स का पैसा ही नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट आगे वेलफेयर भी नहीं कर पाई। तो मोटा मोटा कंक्लूजन ये है कि आपको इक्विटी भी मेंटेन करनी है, लेकिन इतना इक्विटी मेंटेन करने के चक्कर में टैक्स मत लगा देना कि एफिशिएंसी में फर्क कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। दस हमें बजटरी पॉलिसी कैसी बनानी है, ऑप्टिमल बजटरी पॉलिसी टुवर्ड्स एनी डिस्ट्रीब्यूशनल चेंज शुड रिकंसाइल the conflicts goals of efficiency and equity by exercising appropriate trade-off। ऐसे नहीं है आंख बंद करके कुछ भी कर दो, एक ऑप्टिमम बजटरी पॉलिसी बनानी है जिसमें इक्विटी और एफिशिएंसी दोनों का इक्वल मिक्स हो, जिसमें टैक्सेस प्रोग्रेसिव हो लेकिन इतने ज्यादा ना हो कि जिससे एफिशिएंसी फॉल हो जाए। ये बात समझ आई? क्लियर है? चलिए, तो आज हमने अपने दो फंक्शंस को डन करा। बस एक बार लास्ट मेरे साथ अब रिवाइज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, फिर हम क्लास को करेंगे खत्म। अगली क्लास में स्टार्ट कराऊंगा बेटा क्या, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट फेलियर, सेकंड चैप्टर मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको ऑलरेडी पता है। मार्केट फेलियर क्यों होता था याद है, मोनोपोली पावर, एक्सटर्नैलिटीज की वजह से, क्योंकि प्राइवेट बंदे जो पब्लिक गुड है, मेरिट गुड है, वो बनाने नहीं चाह रहे, तो यही पढ़ेंगे हम। और गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद प्रोड्यूस कर सकती है, इंसेंटिव डिसेंटिव देगी, ये सब ना, ये पूरा चैप्टर इन डेप्थ है जो हमने भी थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करते हैं, वापस से आओ बेटा। आज सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 कौन सा था बेटा, फिस्कल फंक्शन। बस 2 मिनट और लूंगा आपके, थोड़ा एनर्जी में आ जाओ बेटा। फिस्कल फंक्शन में मैंने बताया कि रिचर्ड मस्ग्रेव, क्या नाम था, ये जो भैया है हमारे, इन्होंने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ 1950, इस बुक में इन्होंने गवर्नमेंट के 3 बेसिक फंक्शन बताए, और इन्हीं फंक्शन को क्या बोलते हैं, फिस्कल फंक्शन। और इसमें 2 कैटेगरी, माइक्रो एंड माइक्रो जो है उसमें 2 है, अलोकेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, और मैक्रो में आज हमने माइक्रो के डन कर, राइट। अब इसमें बोला क्या, सबसे पहले हमें बताया कि यार अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर पाओ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसोर्सेज का क्या करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर अलोकेशन, और इसी फंक्शन को बोलते हैं अलोकेशन फंक्शन। इसने बोला कि अगर आपने मार्केट को लेफ्ट कर दिया, मतलब प्राइवेट प्लेयर को छोड़ दिया, आप इंटरवीन नहीं कर रहे गवर्नमेंट, तो बेटा उस केस में जो प्राइवेट प्लेयर है वो प्रॉफिट के चक्कर में कुछ गुड्स का ओवर प्रोडक्शन करेंगे और कुछ गुड्स का अंडर प्रोडक्शन, जहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ऐसे में जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और देयर इज इनएफिशिएंसी एंड मिस एलोकेशन। क्या होगा, इनएफिशिएंसी एंड, तो ऐसा ना हो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, और वो इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज का एफिशिएंटली एंड अलोकेशन प्रॉपर्ली हो, ताकि मार्केट में अंडर या ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, उसकी वजह से मार्केट फेलियर ना हो। अच्छा जी, तो अब हमने देखा कि अलोकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों मार्केट फेलियर होता है। सबसे पहला मोनोपोली पावर की वजह से, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, और कुछ जगह पे जहां पे मोनोपोली होगी वहां पे लोग जानबूझ के प्रोडक्शन कम करते हैं ताकि वो प्राइसेस क्या रखे, हाई। सेकंड, मार्केट फेलियर होने का रीजन है क्योंकि जो कलेक्टिव गुड्स या मेरिट गुड्स है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर उसकी प्रोडक्शन, और देयर इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स, इसकी वजह से इनकी शॉर्टेज हो जाती है, मार्केट फेलियर हो जाता है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, जो कॉमन रिसोर्सेज है उनका लोग क्या करते हैं, ओवर, अगर सरकार ने फॉरेस्ट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो भाई उनका ओवर यूटिलाइजेशन कर लेंगे ना, तभी तो आपको पता है ना सरकार फॉरेस्ट का कितना ध्यान रखती है, काटना नहीं है, पेड़ नहीं काटना, रिसोर्सेज बहुत ध्यान से चलते हैं। तो ये हो गया। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्सटर्नैलिटी। सिक्स पॉइंट क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनइक्वालिटी है, अमीर गरीब है, तो जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनता नहीं है, उसके गुड्स अंडर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये प्रॉब्लम है मार्केट फेलियर की। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब अलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट को क्या डिसीजन मेकिंग लगनी पड़ती है बजट के कॉन्टेक्स्ट में। बजट में 2 चीजें होती है, एक्सपेंडिचर और रिसीट। तो पहला, हु एंड व्हाट विल बी टैक्स, और उस टैक्स से जो रेवेन्यू आया, रिसीट आया, उसको कहां पे स्पेंड करना। नेक्स्ट पॉइंट, अलोकेशन फंक्शन में हमने देखा मार्केट फेलियर होता है, अब सरकार इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगी, तो हेडिंग आया अलोकेशन इंस्ट्रूमेंट। क्या है अलोकेशन, अलोकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला, सरकार डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूस कर ले, किन की बात कर रहा है, कलेक्टिव गुड्स और मेरिट गुड्स, जिन्हें प्राइवेट प्रोडक्शन करने से कतरा रहा था ना, मना कर रहा था, उनकी डायरेक्ट प्रोडक्शन कर लो। या फिर सरकार प्राइवेट को प्रोडक्शन के लिए एनकरेज या डिस्करेज करे बाय इंसेंटिव्स और डिसएंटिव्स।
या फिर सरकार अपनी कंपटीशन पॉलिसीज को एनरोल कर दे, या कोई लीगल और एडमिन फ्रेमवर्क ले आए, रूल्स वगैरह ले, यही सेमी पॉइंट है। या फिर सरकार क्या कर सकती है, लाइसेंस कंट्रोल मिनिमम वेज रेट ले आए, या फिर मिक्सचर ऑफ दी अबाउट। तो ये मार्केट फेलियर को बचाने के लिए सरकार ये स्टेप ले सकती है। ये चैप्टर नंबर 2 में बहुत डेप्थ में पढ़ना है, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फेलियर क्या होता है। मैंने बताया बेटा, गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिश तो ये रहती है कि वो इंटरवीन करके मार्केट फेलियर की सिचुएशन को ठीक करे, प्रॉपर एलोकेशन करे, एफिशिएंसी बढ़ाए। लेकिन कई बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन से एफिशिएंसी इंक्रीज होने की जगह इनएफिशिएंसी आ जाती है, और प्रॉपर एलोकेशन की जगह मिस एलोकेशन होता है। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट फेलियर। और इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। सेकंड क्या था, पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट या अनबायसनेस ना हो, ऐसे जरूरी नहीं है, बायसनेस हो सकती है कई बार। थर्ड क्या था, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे ऑब्जेक्टिव में उस चक्कर में। या फिर ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, रेड टेपिज्म, पॉलिसी बनाने में तो टाइम लग जाते हैं, तब तक काम ही खराब हो जाता है। या फिर जो मेजर की कॉस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ही क्या है, बहुत इतनी ज्यादा कि मार्केट फेलियर की कॉस्ट उससे कम है। मतलब अगर मार्केट फेलियर का लॉस 10 करोड़ है तो पॉलिसी को ठीक करने वाला जो पॉलिसी है उसकी कॉस्ट 15 करोड़ है। तो इससे अच्छा पॉलिसी बनाओ ही मत ना, 5 करोड़ और बच जाएंगे। बढ़िया जी। नेक्स्ट आया रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहले मीनिंग देखना है, नोट्स में आप पहले प्लीज इसमें याद रखना, मीनिंग पहले देखना, उसके बाद ये बेटा इसमें क्या बोला कि अगर मार्केट को हमने प्राइवेट के हाल में छोड़ दिया, इंटरवेंशन नहीं लगाए, तो बेटा उससे ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ नहीं होगी, मतलब उससे ना इनइक्वालिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्योंकि रिच क्लास जो है वो प्राइवेट से अपने गुड्स एंड सर्विस बना लेगा और बेचारा पुअर क्लास वहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, और इंटरवीन करके कोशिश करती है कि इनइक्वालिटी को क्या कर सके, रिड्यूस। अब कैसे करती है, तो उसके दो कंपोनेंट है, एक्सपेंडिचर साइड और एक्सपेंडिचर साइड में बोल रही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी, हेल्थ, एजुकेशन सेंटर ये सब देती है, ताकि जो लोअर क्लास है, रिच पुअर क्लास है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो। और सेकेंडली रिसीट साइड में सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। कैसे टैक्स लगाती है, सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, और इसका एम क्या होता है कि जो टैक्स से पैसा आया रिच क्लास से उसे यूज कर सके टुवर्ड सब्सिडीज। ओके जी। नेक्स्ट, अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के पीछे एम क्या होता है। तो एम को अगर मैं बताऊं तो एम बड़े सिंपल थे। सबसे पहला, अचीव करना है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। सेकंड, एडवांस वेलबींग ऑफ पर्सन जो सफर करे फ्रॉम डेप्रीवेशन, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको थोड़ा उनका भला हो जाए। थर्ड एम क्या होता है, इक्वालिटी इन इनकम वेल्थ एंड, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, हेल्थ एजुकेशन सबके पास हो। फोर्थ क्या बोला, प्रोवाइड सिक्योरिटी, कि आपको हर बंदे को एटलीस्ट बेसिक नीड्स तक के खाना तो मिल जाए। और लास्ट बेटा क्या है, इंजॉय, हर बंदा इंजॉय करे एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये एम होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अच्छा, अब सरकार रिडिस्ट्रीब्यूशन करती कैसे है, उसके एग्जांपल्स। तो पहला, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएगी रिच पे और सब्सिडीज देगी किसको। सेकंड, जो प्रोग्रेसिव टैक्स से पैसा आया उसे यूज करेगी पब्लिक सर्विसेज और सब्सिडीज वगैरह पे। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस के लिए वो रिजर्वेशन लगाती है ताकि उनको भी जॉब मिले, वो भी पैसा कमा पाए, वो भी कंजम्पशन कर पाए। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अलाउंसेस मिलता है, पैसा मिलता है, या किसी तरह की ट्रांसफर पेमेंट, डोनेशन दे देती है, कोई 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 नई तरह की स्कीम ले आई। जैसे अभी आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है, केजरीवाल जी लाए हैं, महिलाओं को 1000 रुपए मिलते हैं, ऐसा कुछ। अब मुझे नहीं पता मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 19 से अबव बेटा। तो तुम किसी ने अप्लाई करी है, आई नहीं अभी। तो अगर आई या जैसी, अभी तो भाई की खुद थोड़ी हालत खराब है, अभी तो भाई थोड़ा टेंशन में है सर। बट द पॉइंट इज, ऐसी चीजें कर सकती है। अभी क्यों कर रही है, क्योंकि जो गरीब महिलाएं हैं उनका वो जो है थोड़ा, कुछ 1000 रुपए से तो वैसे क्या ही होगा, बट कुछ तो चलो, कुछ ना से कुछ सही। पर तुम जैसे लोग होते हैं, गुनगुन कह रही मैं भी रजिस्टर हो जाऊंगी इसमें, सही 1000 रुपए आएंगे, चाय सुट्टे का खर्चा। सृष्टि आपने भी एप्लीकेशन लगाई है, 900 में भी 100 ले लेना। अच्छा, अच्छा फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन को सरकार क्या देती है, एड्स, हेल्प दे सकती है, वो वाला एड, एड इन कैश और इन काइंड। जैसे बेटा हेल्प लिखा है ऊपर, ये तुम वर्ड ही काट दो, ये वर्ड ही काट दो, तुम ये मत लिखना, तुम घिनौने हो। अच्छा, और सरकार कुछ पर्टिकुलर सर्टेन प्रोडक्ट्स की सेल वेल पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है अगर उसे लग रहा है कि यार सही नहीं है। अच्छा, और लास्ट पॉइंट,
सरकार डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब परफॉर्म करती है तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है किसके बीच में, इक्विटी एंड एफिशिएंसी। क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी अचीव करने के लिए वो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएगी, यानी रिच क्लास पे टैक्स ज्यादा लगेगी, लेकिन इससे बिजनेसमैन क्या होगा, डिस्करेज, जो डिसेंटिव होगा, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन को छोड़ के इंडिया से चला जाएगा, एफिशिएंसी लेवल डाउन होगा, आगे फ्यूचर में जो टैक्सेस रेवेन्यू है वो क्या हो जाएंगे, कम। सब्सिडी कैसे देगी सरकार? तो आपको ना एक ऑप्टिमम बजटरी पॉलिसी बनानी है जिसमें आपको इक्विटी भी मेंटेन करनी है, लेकिन इक्विटी मेंटेन के चक्कर में इतना टैक्स मत लगा देना कि एफिशिएंसी ब्रेकडाउन हो। क्लियर है बेटा? तो ये हमने दो फंक्शन करे। अब अगर आप पेज काउंट करोगे ना, पहले को तो मैं काउंट नहीं कर रहा, 2 3 4 5, 5 पेजेस है, 5 पेजेस ये है, और 2 हम अगली क्लास में, एक 2, ये 2 करेंगे, 1 और 2। आज आज मैं पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ में 7 पेजेस होंगे, स्टेबलाइजेशन के भी, सारे पेज नोट कर कर आना, आलस मत करना। मैं परसों बैठा था, शायद 5.5 घंटे, पूरा पूरा यूनिट बनाया एक दिन में, पूरा यूनिट। ठीक है ना? तो ये आलस आलस मत करना, फटाफट बन जाएंगे, हार्डली 2 घंटे का काम होगा अगर आप आराम आराम से नोट्स प्रॉपरली बनाओगे। मैंने तो जल्दी जल्दी बनाए, और आप आराम आराम से डेकोरेशन के साथ बनाओगे, हार्डली 2-2.5 घंटे लगेंगे। अगली क्लास अपनी शक्ल तभी दिखाना जब नोट्स हो, अदरवाइज बेटा घर पे रहना प्लीज। और अच्छी बात है कि आप सीधा मंडे आना है हमें, ठीक है? चलो अगली क्लास फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे, मार्केट वैल्यू स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर। सैटरडे रख लूं टेस्ट?